नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। 11 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, उसका टाइटल है मोदी नॉट डिक्टेटोरियल हियर्स ऑल व्यूज शाह। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी तानाशाह नहीं, सबकी राय सुनते हैं शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा फैसले लेते हैं। रविवार को प्रसारित संसद टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि उन्हें श्री मोदी से बेहतर श्रोता कभी नहीं मिला। श्री मोदी के तानाशाही होने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर श्री शाह ने कहा कि ये निराधार आरोप हैं। श्री शाह, जिन्होंने भाजपा, गुजरात सरकार और अब केंद्र सरकार में श्री मोदी के साथ काम किया है, ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी बिंदुओं को सुना और निर्णय लेने से पहले व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले के विपरीत लिए गए निर्णयों का विवरण लीक नहीं होता था, जिससे कुछ लोग सोचते हैं कि निर्णय एक तरफा लिए जाते हैं। श्री शाह ने पिछले हफ्ते सरकारी न्यूज चैनल से बात की। श्री मोदी के सार्वजनिक कार्यालय में 20 साल पूरे होने पर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्कूलों में कम नामांकन और उच्च ड्रॉप आउट दर बाधा थी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने एक महोत्सव या उत्सव के रूप में नामांकन अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि नामांकन 67% से बढ़कर 100% हो गया और ड्रॉप आउट 37% से घटकर 1% से भी कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि देश और गुजरात के विकास में इसका क्या योगदान था। एक अनपढ़ व्यक्ति देश पर एक बड़ा बोझ बन जाता है। ना तो वह अपने संवैधानिक अधिकारों को जानता है और न ही संविधान द्वारा हमसे पूछे गए कर्तव्यों को। वह एक अच्छा नागरिक कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी जल्द ही प्रशासन की दुनिया में आ गए। उनके पास कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कभी सरपंच नहीं रहे, विधायक की तो बात ही छोड़िए। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात की आदिवासी आबादी के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे कांग्रेस ने पहले वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था। श्री मोदी ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी काम किया, जो गुजरात के औद्योगिक विकास की ऋण बन गया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी उस समय प्रधानमंत्री बने जब देश हर क्षेत्र में नीचे था। 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले और नीतिगत पक्षाघात थे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने फैसलों में जोखिम उठाया क्योंकि उनका मानना था कि वह देश को बदलने के लिए सरकार में थे। श्री मोदी का प्राथमिक लक्ष्य भारत पहले था। उन्होंने कहा केवल वह ही विमुद्रीकरण जैसे निर्णय को लागू कर सकते थे। श्री मोदी की आलोचना के बारे में एक सवाल के जवाब में श्री शाह ने कहा कि हर आलोचना के साथ मोदी जी मजबूत हो जाते हैं। कड़े फैसलों में जनता श्री मोदी के साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक दंगों आरोप कभी नहीं अटके क्योंकि श्री मोदी ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फार्मर्स इन ईस्ट सी लिटिल होप इन स्टेर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पूर्व में किसानों को हलचल से उम्मीद। जैसा कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन अपनी 1 साल की सालगिरह की ओर बढ़ता है, यह स्पष्ट है कि पूर्वी राज्यों में किसानों का बड़ा हिस्सा आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में उनके समकक्षों ने कई किसानों का अनुभव भी नहीं किया है। उन लाभों के बारे में जिन्हें कानून छीनने की धमकी देता है। वास्तव में इन घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बाजार में कम खरीद के साथ साथ कम कीमतों का दोहरा बोझ वहन करते हैं, आंशिक रूप से क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में खरीदे गए अनाज को रियायती दरों पर पूर्वी क्षेत्र में डंप किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से कोविड-19 राहत के रूप में अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण से एक स्थिति बढ़ गई है। विशेषज्ञों और कृषि नेताओं का कहना है कि अधिक प्रभावी विकेंद्रीकृत खरीद की अनुमति देने के लिए खरीद और पीडीएस दोनों में सुधार की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। 2020-21 से खरीद और पीडीएस के आंकड़ों का विश्लेषण भारी अंतर को उजागर करता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में गेहूं और धान की सरकारी खरीद राष्ट्रीय कुल का सिर्फ 2% है। इस तथ्य के बावजूद कि बाद वाला देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि पिछले साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित सभी खाद्यान्न का 10% बिहार को गया, जबकि 7% पश्चिम बंगाल को गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज
न्यूज का टाइटल सेंटर रिबूट फियर्स ऑफ पावर ब्लैकआउट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने बिजली गुल होने की आशंकाओं का खंडन किया। कोयले की कमी के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान के किसी भी डर को गलत करार देते हुए सरकार ने रविवार को कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में धीरे धीरे सुधार होगा और वर्तमान में 24 दिनों के लिए पर्याप्त है। कोयला मंत्री और कोल इंडिया ने वादा किया था कि बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की समीक्षा बैठक में यह आश्वासन आया। कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2021-22 में कोयले की आपूर्ति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार थी और खदानों से प्रेषण में बाधाओं के लिए विस्तारित मानसून को दोषी ठहराया। कोल इंडिया मंत्रालय ने कहा, एल्यूमीनियम, स्टील और सीमेंट जैसे गैर विद्युत उद्योगों को प्रतिदिन 2.5 लाख टन से अधिक आपूर्ति कर रहा है, जो देश में कोयले की आरामदायक स्थिति को दर्शाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नो सीट्स आफ्टर DU's सेकेंड कट ऑफ, कैंडिडेट्स टर्न टू अदर ऑप्शंस। चलिए इसे पढ़ते हैं। DU की दूसरी कट ऑफ के बाद कोई सीट नहीं, उम्मीदवार दूसरे विकल्पों की ओर रुख हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय DU के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दूसरी कट ऑफ सूची के साथ उम्मीदवारों को सीट हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। जिन छात्रों ने लगभग पूर्ण स्कोर हासिल नहीं किया है, वे अन्य विश्वविद्यालयों में विकल्प देख रहे हैं। राजधानी के पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, AUD, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और हाल ही में खोले गए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय जैसे राज्य विश्वविद्यालयों में कई विकल्प हैं। वे प्रवेश परीक्षा और राजधानी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, ताकि एकमात्र मानदंड बोर्ड परीक्षाओं में अंक न हो। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने महसूस किया है कि DU के प्रवेश सत्र शुरू होने से पहले आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर उन्हें अपनी प्रवेश प्रक्रिया के लिए पहले से योजना बनाने की आवश्यकता थी। नेहा सोलंकी, जो DU में BSc ऑनर्स करने की उम्मीद कर रही थी, का कहना है कि उनका स्कोर 80% से थोड़ा कम है। वे आगे कहती हैं कि उन्हें राजधानी के बाहर के विकल्पों को देखना शुरू करना होगा। राजधानी में UG सीट हासिल करना एक खेल खेलने जैसा है। आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जिसने इसे पहले खेला हो। कोविड और बोर्ड परीक्षा परिणामों में देरी के कारण इस बार खेल के नियम बदल गए हैं, इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। जबकि DU ने आवेदकों के लिए अपने ओपन हाउस सत्र में कहा कि उसके सभी घटक कॉलेज एक ही क्षमता के हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से एक कॉलेज को दूसरे से ऊपर रखता है। पुण्य सलूजा, जो कि एक अभिभावक हैं, उनका मानना है कि DU के आसपास का प्रचार छात्रों को अंधा कर देता है और उन्हें पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे रास्ते तलाशने नहीं देता है, जो उन्हें अच्छी नौकरी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। मेरी बेटी का 90% से अधिक अंक नहीं है और मैंने उसे ऐसे पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे इंटर्नशिप करने और नौकरी के लिए तैयार होने के लिए अपना CV बनाने की अनुमति देगा। छात्रों को यह विश्वास दिलाने के बजाय कि वे DU में प्रवेश हासिल नहीं करके फेल हो गए हैं, विकल्प देना बेहतर है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU, जिसे दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में शुरू किया था, छात्रों के अपने पहले सेवन के लिए कमर कस रहा है। यह ऐसे छात्रों को तैयार करने का वादा करता है जो अपने द्वारा विकसित कौशल के साथ उद्योग में शामिल होने के लिए नौकरी के लिए तैयार होंगे। DSEU की कुलपति निहारिका वोहरा का कहना है कि विश्वविद्यालय एक योग्यता परीक्षा लेकर आया है जो आवेदकों को उनकी रुचि से संबंधित डिग्री चुनने और एक सूचित विकल्प बनाने में मदद करने के लिए चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। DSEU का DNA छात्रों को उनकी रुचि से संबंधित डिग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्रों को एक रुचि परीक्षा देने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें यह चुनने में मदद मिल सके कि वे नौकरी से जुड़ी डिग्री की तरह क्या पेशकश करते हैं। हमारा प्रयास इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन
प्रदर्शन करने वाले लोगों से कई साक्षात्कार प्राप्त करके छात्रों को उद्योग और संभावित नौकरियों के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। छात्रों को चुनाव करने से पहले उसी पर वीडियो देखने के लिए कहा गया है। मुख्य बिंदु यह है कि हम चाहते हैं कि छात्र अपने अध्ययन के क्षेत्र को चुनने में एजेंसी का प्रयोग करें। प्रोफेसर वोहरा ऐसा कहते हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में 85% सीटें राजधानी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जिससे उन्हें अन्य राज्यों से सुरक्षित प्रवेश करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्रों को बढ़त मिलती है। एयूडी जो अब एक दशक से अधिक पुराना है, विस्तार मोड में है और उन छात्रों के लिए एक विकल्प प्रदान कर रहा है जो कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मना रहा है, जिसमें एक प्रवेश प्रक्रिया शामिल है, जिसमें एक प्रवेश परीक्षा शामिल है, ताकि उम्मीदवारों को न केवल उनके बोर्ड परीक्षा परिणामों पर आंका जाए। इसी तरह की प्रवेश परीक्षा आईपी विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, जो उम्मीदवारों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए बैठाती है। वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET आयोजित करती है, जिसमें 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय भाग लेते हैं। DU के लिए प्रवेश प्रक्रिया से पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि इस साल CUCET पेश किया जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी नियमित कट ऑफ पद्धति पर अड़ा रहा। योगेश सिंह के नए कुलपति के रूप में पदभार संभालने के लिए अगले साल आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या बोर्ड परीक्षा परिणाम ही प्रवेश हासिल करने की कुंजी होगी। श्री सिंह ने कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले दिन कहा कि वह विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों के साथ संवाद करेंगे और प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी सुधार की आवश्यकता होने पर निर्णय लेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्टबल बर्निंग बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन टू बी स्प्रेड ऑन सिटी फार्मलैंड फ्रॉम टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पराली जलाना, शहर के खेतों में आज से होगा बायोडिकम्पोजर घोल का छिड़काव। दिल्ली सरकार पराली जलाने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक विकल्प प्रदान करने के लिए सोमवार को अपनी शीतकालीन कार्य योजना के तहत कृषि भूमि पर जैव डिकम्पोजर समाधान का उपयोग करने के लिए अपना अभियान शुरू करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 4000 एकड़ से अधिक में इसका छिड़काव करने वाले किसानों को समाधान मुफ्त दिया गया है। पिछले साल लगभग 2000 एकड़ में समाधान की कोशिश की गई थी और सरकार ने दावा किया था कि अच्छे परिणाम मिले हैं। श्री राय ने कहा कि समाधान के तीसरे पक्ष की ऑडिट रिपोर्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद से किसानों में उत्साह है। केजरीवाल सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि दिल्ली सरकार की तरह बायो डिकम्पोजर के छिड़काव का पूरा खर्च वहन करके अपने किसानों को पराली को सड़ाने में मदद करें। घोल बनाने से लेकर खेत में इसके छिड़काव तक पूरी प्रक्रिया में 1000 रुपए प्रति एकड़ से भी कम खर्च आता है। श्री राय ने ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने भी दिल्ली सरकार द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सभी राज्यों को बायो डिकम्पोजर समाधान का उपयोग करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की एक एजेंसी WAPCOS ने स्टबल पर बायो डिकम्पोजर के छिड़काव के प्रभाव का थर्ड पार्टी से ऑडिट किया था। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बायो डिकम्पोजर को पराली के सड़ने का बेहतर समाधान बताया है। श्री राय ने कहा है कि यह घोल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से तैयार किया गया है और इस घोल को बनाने में सरकार लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मेघालय रिवर बैक फ्रॉम डेड क्लेम्स गवर्नमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मेघालय नदी मृत अवस्था से वापस, सरकार का दावा। मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने मृतकों में से एक नदी को वापस ला दिया है। लुखा स्थानीय पनार भाषा में मछली का जलाशय एक दशक पहले मोचन से परे विषाक्त माना जाता था। मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2012 की अपनी जांच रिपोर्ट में एसिड माइन ड्रेनेज और कोयला खदानों से अफवाह पर संदूषण को जिम्मेदार ठहराया था। लुखा नदी पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में है, जहां मेघालय की अधिकांश रेड होल कोयला खदानें स्थित हैं।
वन और पर्यावरण मंत्री जेम्स संगमा ने कहा है कि पानी से जहरीली सामग्री को हटाने के लिए शैवाल का उपयोग करके लूखा को फिर से जीवंत करने की पायलट परियोजना सफल हो गई है। विषहरण प्रक्रिया को फाइकोर मेडिएशन कहा जाता है। फाइकोर मेडिएशन ने नदी के एक महत्वपूर्ण खंड के पीएच स्तर में सुधार किया है। कायाकल्प प्रक्रिया की सफलता से उत्साहित होकर हम इस पायलट परियोजना को बाकी लूखा और अन्य नदियों में भी बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेघालय और अन्य जगहों पर पर्यावरणविद लूखा के दूषित होने पर अलार्म बजा रहे हैं, जो अक्सर मृत मछलियों द्वारा चिन्हित होती हैं और पानी का रंग या तो नीला या पीला हो जाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्टेट्स स्क्रैम्बल टू अवॉइड पावर रेस्ट्रिक्शंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बिजली प्रतिबंधों से बचने के लिए राज्यों में हाथापाई। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में बिजली कंपनियां कोयले की कमी से जूझ रही हैं और बिजली प्रतिबंधों से बचने के लिए हाथ पांव मार रही हैं। विभिन्न राज्यों में अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र केवल 3 से 4 दिनों के लिए पर्याप्त स्टॉक के साथ चल रहे थे, जबकि आरक्षित स्टॉक कम से कम 2 से 3 सप्ताह पहले तक था। तमिलनाडु में राज्य बिजली उत्पादन केंद्र औसतन 4 से 4.5 दिनों के कोयले का रखरखाव कर रहे थे और बिजली अधिकारियों को विश्वास था कि वे भविष्य में इस कोयले के स्टॉक को बनाए रखने में सक्षम होंगे। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन टेनजेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य को सीमित आपूर्ति में कोयला प्राप्त हो रहा है। बिजली स्टेशनों के पास 4 दिन के स्टॉक का संचयी औसत है। उन्होंने कहा कि टेनजेडको द्वारा बनाए रखा सामान कोयला स्टॉक आमतौर पर 9 से 10 दिनों का होगा। रविवार तक उत्तरी चेन्नई में 5 दिनों से अधिक, मेट्टूर में 3 दिन और थूथुकुडी में 5 दिनों से अधिक का कोयला स्टॉक उपलब्ध था। टेनजेडको के 3 थर्मल स्टेशन हैं, जिनकी कुल क्षमता 4320 मेगावाट है। केरल राज्य बिजली बोर्ड केएसईबी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। हालांकि केएसईबी ने अब तक बिजली प्रतिबंधों के बिना स्थिति को प्रबंधित किया था। केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से आपूर्ति में तेज गिरावट के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, राज्य उपयोगिता के अधिकारियों ने ऐसा कहा। राज्य व्यस्ततम घंटों के दौरान आपूर्ति में 120 मेगावाट से 200 मेगावाट की दैनिक कमी दर्ज कर रहा था। केएसईबी ने अपने 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को शाम के समय बिजली का उपयोग कम करने के लिए कहा था, जब खपत चरम पर थी। आंध्र प्रदेश में जबकि एपी जेनको संयंत्रों में कोयले की कुल दैनिक आवश्यकता 70,000 टन थी, वर्तमान आपूर्ति केवल 40,000 टन ही थी। कोयले की कमी के कारण 3 इकाइयां बंद हो गई थीं। सूत्रों ने कहा कि मौजूदा स्टॉक अगले 2 दिनों तक चलेगा। हालांकि कर्नाटक वर्तमान में बिना किसी समस्या के अपनी बिजली आपूर्ति का प्रबंधन कर रहा था। यह जल्द ही कोयले की कमी की गर्मी का सामना करने के लिए बाध्य था, क्योंकि इसके 3 राज्य के स्वामित्व वाले थर्मल पावर स्टेशनों में से किसी के पास सभी उत्पादन इकाइयों को इष्टतम स्तर पर संचालित करने के लिए पर्याप्त कोयला स्टॉक नहीं था। जबकि बारिश ने बिजली की मांग को कम कर दिया था, विशेष रूप से कृषि भार वर्तमान जल विद्युत उत्पादन भी कोयले की कमी को पूरा करने के लिए इष्टतम स्तर पर था। लेकिन इन स्टेशनों के सूत्रों ने कहा कि वर्तमान कोयला स्टॉक और दैनिक आपूर्ति तीनों थर्मल स्टेशनों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कोयले की कमी से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की मांग की थी। कोयले की बढ़ती मांग के साथ विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में तेलंगाना में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL ने अपने अनुबंधित खरीदारों को वर्तमान 30 रेक से एक दिन में कम से कम 34 रेलवे रेक द्वारा कोयला भेजने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला कंपनियों को बढ़ती मांग को पूरा करने और थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक में सुधार के लिए उत्पादन और प्रेषण को बढ़ाने के निर्देश की पृष्ठभूमि में आता है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है स्टडी शॉट इनटू रेबीज डेथ डिस्पाइट वैक्सीनेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टीकाकरण के बावजूद रेबीज से होने वाली मौतों पर अध्ययन की मांग। संक्रमण के खिलाफ टीका लगाए गए लोगों में रेबीज के कारण हाल ही में हुई मौतों में एक उचित अध्ययन की मांग की गई है। ताजा मामला केरल के कासरगोड जिले के एक 7 वर्षीय लड़के का है, जिसकी 7 अक्टूबर को एक कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के 3 सप्ताह से अधिक समय बाद मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित राज्य भर में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। MES मेडिकल कॉलेज पेरिंथल मन्ना के बाल रोग के प्रोफेसर के पुरुषोत्तमन ने बुधवार को द हिंदू को बताया कि रेबीज एक घातक संक्रमण है जिसमें मृत्यु की संभावना 100% है। मरीजों को काटने के दिन से अंतराल में एंटी रेबीज वैक्सीन की 4 से 5 खुराकें दी जाती हैं। साथ ही एंटी रेबीज सीरम भी दिया जाता है। यदि काटने पर सिर और गर्दन के अंदर और आसपास कहीं पर भी घाव पड़ता है तो यह मस्तिष्क को बहुत ही तेजी से प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर पुरुषोत्तमन ने कहा कि वायरस फैल सकता है और समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि टीके से प्रेरित एंटीबॉडी को सुरक्षात्मक स्तर तक पहुंचने में समय लग सकता है। टीका प्रशासित होने के 14 दिन बाद ही पूर्ण सुरक्षा लेता है। इस बीच सीरम अस्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि मरीज को सही समय पर अस्पताल ले जाना भी जरूरी है। कासरगोड में एक लड़के को एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम की 3 खुराकें दी गईं। चौथी खुराक मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अगर मरीज को समय पर वैक्सीन और सीरम दिए जाने के बाद भी मौतें हो रही हैं तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यह सीरम की खराब गुणवत्ता या जिस तरीके से इसे अस्पताल ले जाया जाता है और संग्रहित किया जाता है के कारण हो सकता है। जो लोग सीरम का प्रबंध कर रहे हैं वे इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों को इन मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीरम की गुणवत्ता को सत्यापित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जिलों से इसी तरह की घटनाओं के आंकड़े जुटा रहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नोड फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कवर फुल वैलिडिटी पीरियड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। औद्योगिक इकाइयों को पूर्ण वैधता अवधि को कवर करने की मंजूरी। औद्योगिक इकाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत में तमिलनाडु सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन और सहमतिकरण के नवीनीकरण के लिए हर साल तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड TNPCB से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि TNPCB कुल सहमति शुल्क के अग्रिम भुगतान पर एक औद्योगिक इकाई की संपूर्ण वैधता अवधि के लिए मंजूरी जारी करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद कुल अवधि को कवर करते हुए एक बार में ही मंजूरी जारी कर दी जाएगी। लाल श्रेणी की इकाइयों के लिए वैधता अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। नारंगी श्रेणी के लिए 10 वर्ष और हरित श्रेणी के लिए 14 वर्ष। आदेश सितंबर में विधानसभा में सरकार की घोषणा का अनुसरण करता है जो व्यापार करने में आसानी नीति का हिस्सा था, लेकिन यह पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत जारी पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों और जल और वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कानूनों के तहत जारी स्थापित करने की सहमति आदेश के अनुपालन के अधीन होगा। अब तक रेड कैटेगरी की इकाइयों को सालाना सहमति का नवीनीकरण कराना होता था। नारंगी श्रेणी की इकाइयों को भी इसे सालाना प्राप्त करना पड़ता था जब तक कि वे अपशिष्ट उपचार संयंत्र संचालित नहीं करते और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं करते। इसके बाद वे इसे 2 साल में एक बार प्राप्त कर सकते थे। हरित श्रेणी की इकाइयों को 2 साल में एक बार नवीनीकरण कराना आवश्यक था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है US आउटलाइंस अ सॉफ्टर फोकस फॉर क्वाड। चलिए इसे पढ़ते हैं। US क्वाड के लिए एक नरम फोकस की रूपरेखा तैयार
करता है। क्वाड एक गैर रक्षा गैर सैन्य व्यवस्था है। अमेरिकी विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान कहा, दो अलग अलग बातचीत में संकेत दिया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का उद्देश्य समूहीकरण का उद्देश्य नरेम मुद्दों पर सहयोग करना है। क्वाड एक वाहन है जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा क्षेत्रों में संचालित होता है, जो गैर सैन्य गैर रक्षा हैं, टीके और बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी और जलवायु पर हम एक साथ काम करते हैं। सभी आगे की सोच वाले क्षेत्रों में हमें विश्वास हासिल करने और अपने लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सुश्री शर्मन ने थिंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुंबई में टैंक अनंत हैं। शनिवार को प्रसारित पाकिस्तान के आधिकारिक पीटीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में सुश्री शर्मन ने क्वाड को ऊर्जा, लोगों से लोगों के आदान प्रदान और बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जैसी चीजों पर काम करने के लिए एक सहकारी प्रयास कहा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणियां अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत हैं कि वाशिंगटन ने क्वाड के एजेंडे के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया है, विशेष रूप से नए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस या ऑकस भारत प्रशांत में परमाणु पनडुब्बियों के लिए गठबंधन की घोषणा के बाद। यह घोषणा पहले व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन से ठीक एक सप्ताह पहले हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में वाशिंगटन में भाग लिया था। उस समय अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा एक ब्रीफिंग में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्वाड के लिए कोई सैन्य आयाम या सुरक्षा आयाम नहीं था, जिसे पहले चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहा जाता था। इसे अनौपचारिक समूह कहा जाता था। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि टीके, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और HADR मानवीय सहायता और आपदा सहायता संचालन की आवश्यकता सहित कोविड-19 महामारी की अनिवार्यता क्वाड के लिए बिडेन प्रशासन की योजनाओं को स्पष्ट करती है। चर्चा से वाकिफ एक अधिकारी ने कहा कि क्वाड को डाउनग्रेड नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे ऑकस के अलग उद्देश्य से देख रहे हैं। अनंत बातचीत में क्वाड और ऑकस के बीच अंतर पूछे जाने पर सुश्री शर्मन ने जवाब दिया कि दोनों गैर प्रतिस्पर्धी एक पहेली के टुकड़े थे। सुश्री शेरमैन ने कहा कि ऑकस अपनी तरह का एक अनूठा प्रोजेक्ट है जो इस क्षेत्र में समुद्री अर्थ में गेम चेंजर साबित होगा। परमाणु चालित पनडुब्बियों जो तेज हैं, पता लगाने में कठिन हैं, अधिक चुस्त हैं। चीन में पूर्व भारतीय राजदूत गौतम बम्बावाले, जिन्होंने सुश्री शर्मन से सवाल किया था, ने कहा कि उनके विचार में अमेरिका की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं हो सकता है, लेकिन यह मालाबार नौसेना अभ्यास जैसी सैन्य गतिविधियों को जारी रखता है, उन्होंने द हिंदू को बताया। यह इंगित करते हुए 4 देशों के नौसैनिक अभ्यास इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में दूसरे चरण में शुरू होंगे। हालांकि अन्य विश्लेषकों का कहना है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में किसी भी सैन्य मंच में शामिल होने से भारत की झिझक को देखते हुए इस बदलाव को देखा जा सकता है और यह अधिक उत्पादक परिणाम दे सकता है। यह चीन को रोकने के बारे में नहीं है जितना कि यह चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में है। कार्नेगी इंडिया के निदेशक रुद्र चौधरी ने कहा कि विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए रोकथाम की लागत बहुत अधिक है। अपनी यात्रा के दौरान सुश्री शर्मन के शब्द ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो के शब्दों के बिल्कुल विपरीत थे, जो 1 साल पहले क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान थे। श्री पोम्पियो ने सितंबर 2020 में टोक्यो में अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा, जहां उन्होंने चीनी सरकार के अधिनायकवादी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस क्वाड में भागीदार के रूप में यहां पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने लोगों और भागीदारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शोषण, भ्रष्टाचार और जबरदस्ती से बचाने के लिए सहयोग करें। हमने इसे दक्षिण में पूर्वी चीन सागर, मेकांग, हिमालय, ताइवान, जलडमरू मध्य में देखा है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पे जा
करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगले न्यूज का टाइटल है इंडिया चाइना डिस्कस डिसएंगेजमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत चीन ने विघटन पर चर्चा की। भारत और चीन ने रविवार को कोर कमांडर वार्ता के 13वें दौर में चीनी पक्ष पर मोल्दो में बातचीत की, जिसमें हॉट स्प्रिंग्स में पॉइंट 15 की गश्त से तीसरे चरण के विघटन से तीसरे चरण पर काम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि वास्तविक रेखा के साथ समग्र विघटन और डी एस्केलेशन के हिस्से के रूप में था। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि वार्ता सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई और शाम करीब 7 बजे समाप्त हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सेना के लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन ने किया था। वार्ता के परिणाम के बारे में विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं थे। समग्र रूप से विघटन और डी एस्केलेशन के अलावा दोनों पक्षों ने गश्त के लिए नए प्रोटोकॉल पर काम करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। पिछले साल मई में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों पक्षों ने राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य विभिन्न स्तरों पर बातचीत की एक श्रृंखला आयोजित की है और समझौतों के हिस्से के रूप में फरवरी में पैंगोंग के दोनों पक्षों और गश्ती दल से विघटन किया है। अगस्त में गोगरा क्षेत्र में 17 पॉइंट से अन्य घर्षण क्षेत्र जो बचे हैं वे हैं डेमचोक और देपतांग। अधिकारियों ने कहा कि हॉट स्प्रिंग्स को हल करने के लिए एक समझौता पहुंच के भीतर है। डेमचोक और देपसांग विरासत के मुद्दे हैं और इसे हल करना कठिन है, जबकि डेमचोक पूर्वी लद्दाख में परस्पर सहमत दो विवादित क्षेत्रों में से एक है। देपसांग क्षेत्र के 8 घर्षण बिंदुओं में से एक है। डेमचोक जहां चार्डिंग ला इलाके में दावे हैं, वहीं चीन ने चार्डिंग नाले के इस तरफ टेंट लगा रखा है। वार्ता से पहले शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने चीनी पक्ष में बड़े पैमाने पर निर्माण के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला। जनरल नरवणे ने कहा कि अगर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दूसरी सर्दियों के दौरान वहां रहना जारी रखती है, तो इसका निश्चित रूप से मतलब है कि हम एक तरह की नियंत्रण रेखा LOC की स्थिति में होंगे, हालांकि सक्रिय LOC नहीं है जैसा कि पश्चिमी मोर्चे पर है। उन्होंने आगे कहा, तो इसका मतलब यह है कि वे यानी कि चीन वहां रहने के लिए हैं। हम इन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, लेकिन अगर वे वहां रहने के लिए हैं तो हम भी वहां रहने के लिए हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। उसका टाइटल है पावर ब्लैकआउट फियर्स मिसप्लेस्ड सेंटर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बिजली गुल होने की आशंका गलत केंद्र। बिजली संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन है, जबकि दैनिक कोयले की आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन है। कोयला क्षेत्रों में भारी बारिश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि CIL अब बिजली संयंत्रों को प्रतिदिन 14 लाख टन से अधिक की आपूर्ति कर रही है, जो अक्टूबर के अंत तक बढ़कर 16 लाख टन से अधिक हो जाएगी, क्योंकि बारिश कम हो जाएगी। बिजली मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा कि घरेलू कोयले की आपूर्ति ने बिजली संयंत्र के संचालन को अगस्त और सितंबर में भारी बारिश, आर्थिक सुधार और आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि के बावजूद जारी रखा था। मंत्रालय ने कहा कि डिस्कॉमों को आवश्यकता के अनुसार पूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की संभावना के बारे में दिल्ली द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विशेष ध्यान देते हुए श्री सिंह ने निर्देश दिया था कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी मिलेगी। मंत्री ने NTPC और DVC की वितरण कंपनियों की जरूरतों के अनुसार बिजली की पूरी उपलब्धता देने का निर्देश दिया था और गेल इंडिया को राजधानी में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को सभी स्रोतों से गैस उपलब्ध कराने की सलाह दी थी। बिजली मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर कोई डिस्कॉम PPA के अनुसार बिजली उपलब्ध होने के बावजूद लोड शेडिंग का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है CIC फेवर्स डिस्क्लोजर ऑफ बुचर फाइल्स। तो
चलिए इसे पढ़ते हैं। CIC बुचर फाइलों के खुलासे का पक्ष है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने एक आदेश में कहा कि भारत के दूसरे सेना प्रमुख जनरल सर रॉय बुचर द्वारा जम्मू कश्मीर पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय को उपलब्ध कराई गई फाइलों का खुलासा राष्ट्रीय हित में है। फाइलें 1947 से 1949 की अवधि से संबंधित हैं और जम्मू कश्मीर के विलय पर प्रकाश डालती हैं। आयोग ने विदेश मंत्रालय के निर्देशों के तहत रोके गए दस्तावेजों के खुलासे का आदेश देने से रोक दिया। सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इसके बजाय NMML के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को उच्च अधिकारियों के साथ मामला उठाने और सूचना के अधिकार RTI कार्यकर्ता वेंकटेश नायक के साथ जानकारी साझा करने से पहले आवश्यक अनुमति सुरक्षित करने के लिए कहा। RTI मामलों पर सर्वोच्च निर्णायक प्राधिकरण CIC ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या उच्च अधिकारियों की आपत्ति होने पर जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है देयर इज कॉन्सेंसस ओवर काला पानी एक्स नेपाल मिनिस्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। काला पानी पर है सहमति नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत ने कहा कि नेपाली राजनीतिक दलों की इस बात पर आम सहमति है कि उत्तराखंड में काला पानी नेपाल के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है। श्री महत ने भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पिछली सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि नेपाली कांग्रेस NC जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्वारा संचालित वर्तमान गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है के लिए दिलचस्पी है नेपाल की हिंदू पहचान को दर्शाने के लिए संविधान में संशोधन पर एक राष्ट्रीय परामर्श। काला पानी को लेकर राजनीतिक दलों में आम सहमति है, लेकिन हमें विश्वास है क्षेत्रीय विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, श्री महत ने कहा, जो यहाँ भारत और नेपाल के बीच बातचीत को बनाए रखने के लिए नेताओं की एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री देउबा ने जुलाई में श्री ओली की जगह ली जब सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाल के संविधान का उल्लंघन करने वाले निर्णयों के लिए श्री ओली की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। श्री ओली के नेपाल के मानचित्र में कालापानी क्षेत्र को शामिल करने के निर्णय के कारण 2020 के दौरान भारत नेपाल संबंध खराब हो गए थे, लेकिन श्री महत की टिप्पणियों से पता चलता है कि सरकार के परिवर्तन से विवाद पर काठमांडू की स्थिति अप्रभावित रही है। श्री महत ने विदेश मंत्री S जयशंकर और भाजपा विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के प्रमुख विजय चौथवाले से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद श्री महत ने लखनऊ से द हिंदू को बताया कि श्री ओली ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए काला पानी विवाद का फायदा उठाया। काला पानी समस्या या सीमा मुद्दे जैसे जो भी मुद्दे हैं हम उन्हें हल कर सकते हैं। वफादार चर्चा से ऐसी बातों का समाधान हो सकता है। कम से कम हम इन बकाया मुद्दों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। महत के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य सत्तारूढ़ दलों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना है। नेका और भाजपा के प्रमुख व्यक्ति 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। श्री महत ने संकेत दिया कि नेपाल की सांस्कृतिक पहचान पर भी भारतीय पक्ष के साथ चर्चा चल रही है। मजबूत राष्ट्रवाद के नेतृत्व में नेपाल एक अच्छी बात है जो भारत की मदद करेगी। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझसे कहा है। नेपाल अत्यधिक हिंदू है और इसकी पहचान हिंदू और बौद्ध धर्म में निहित है और कोई रास्ता नहीं है कि हम इन परस्पर और प्राचीन दर्शन से खुद को दूर कर सकें। श्री महत ने बताया कि इस मुद्दे पर नेका के भीतर एक गंभीर चर्चा चल रही है। शशांक कोइराला के नेतृत्व में नेका का एक वर्ग देश को हिंदू राज्य घोषित करने की आवश्यकता के बारे में मुखर रहा है। श्री महत ने कहा कि नेपाल के 2015 के संविधान
संविधान ने भी इसकी प्राचीन परंपराओं पर ध्यान दिया और राज्य से सनातन धर्म की रक्षा करने को कहा, लेकिन संविधान ने स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख नहीं किया है और इसलिए हमें नेपाल के भीतर एक मजबूत चर्चा विकसित करनी होगी कि हम इसे कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। भारतीय अधिकारियों और मेहमान टीम ने भी उच्च स्तरीय यात्राओं की संभावनाओं पर चर्चा की और समझा जाता है कि इस तरह की यात्रा जल्द ही होने की उम्मीद है। श्री देउबा की सरकार 2022 में नेपाल में आम चुनाव होने तक सत्ता में बने रहने के लिए है। श्री महत ने संकेत दिया है कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ स्पुतनिक लाइट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार स्पुतनिक लाइट के निर्यात की अनुमति देती है। सूत्रों ने रविवार को कहा कि सरकार ने रूस के एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के निर्यात को अनुमति दी है, जो यहाँ घरेलू रूप से उत्पादित है, क्योंकि जैब को अभी तक भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को स्पुतनिक लाइट 40 लाख खुराक रूस को निर्यात करने की अनुमति दी गई है। स्पुतनिक लाइट रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के घटक 1 के समान है, जिसका उपयोग अप्रैल में भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद भारत के एंटी कोविड इनोक्यूलेशन कार्यक्रम में किया जा रहा है। रूसी राजदूत ने भारत सरकार से अपने देश में जैब के उत्पादन में रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के भागीदारों में से एक हेटेरो बायोफार्मा द्वारा उत्पादित स्पुतनिक लाइट के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया था। केंद्र को एक संचार में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा था कि हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड ने स्पुतनिक वी के घटक 1 की 1 मिलियन खुराक और स्पुतनिक लाइट की 2 मिलियन खुराक का निर्माण किया था, लेकिन वैक्सीन का 6 महीने का शेल्फ जीवन इसके समाप्त होने से पहले समाप्त हो सकता है। पंजीकरण जिसके परिणाम स्वरूप टीके की खुराक की बर्बादी होगी, सूत्रों ने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ईरान में 20% मोर एनरिच्ड यूरेनियम। चलिए इसे पढ़ते हैं। ईरान 20% अधिक समृद्ध यूरेनियम बनाता है। ईरान ने 120 किलोग्राम से अधिक 20% समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन किया है, देश के परमाणु प्रमुख ने कहा। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी की तुलना में कहीं अधिक है। मोहम्मद इस्लानी ने शनिवार देर रात स्टेट टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि विश्व शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते के तहत अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को ईरान को अपने अनुसंधान रिएक्टर के लिए आवश्यक 20% समृद्ध यूरेनियम प्रदान करना था, लेकिन यह वितरित नहीं किया गया था। अगर हम इसे खुद नहीं बनाते तो यह हमारी समस्याओं में से एक बन जाता। परमाणु समझौते की शर्तों के तहत ईरान को अपनी अनुसंधान रिएक्टर गतिविधियों के अपवाद के साथ 3.67% से अधिक यूरेनियम को समृद्ध करने से प्रतिबंधित किया गया था। परमाणु हथियार में 90% से अधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जा सकता है। सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ईरान के यूरेनियम के भंडार में 20% तक विखंडनीय शुद्धता का अनुमान लगाया गया था, जो 3 महीने पहले 62.8 किलोग्राम से बढ़कर 84.3 किलोग्राम था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बम बनाने के लिए कम से कम 170 किलो संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना और JCPOA के रूप में जाना जाने वाला परमाणु समझौता ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम की सीमाओं के बदले में आर्थिक प्रोत्साहन का वादा करता है और इसका मतलब तेहरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकना है। तेहरान जोर देकर कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अमेरिका ने 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत सौदे के एक तरफा हाथ खींच लिया, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने समझौते को बनाए रखने की कोशिश की है। तो इसी के साथ 11 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर
सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।